गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर आपका भारत अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्योग्राफी लेक्चरर सुशील स्वामी आज फिर एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जो बीए बीएससी बीएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है, जिस प्रकार से हमने पिछले टॉपिक के बारे में देखें तो पीछे हमने जो है चट्टानों की संरचना से संबंधित टॉपिक किए थे। ये चट्टानें जो है तीन प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें जिसे अपने प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, जिसे मातृ चट्टानें भी कहते हैं, और इन चट्टानों का निर्माण जो हुआ था हम मानते हैं कि भी सर्वप्रथम इनका निर्माण हुआ था, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। दूसरे प्रकार की हमने पढ़ी थी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये चट्टानें अवसाद से निर्मित होती हैं, या अपने ये मान सकते हैं इनको, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स इनको कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, या जो सेडिमेंट्री रॉक शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से बना हुआ है। सेडिमेंटम का अर्थ होता है कि भी नीचे बैठना। जिस प्रकार से अपने ये माने कि जो इनके मलबा पदार्थ है वो धीरे धीरे जमा होकर जो है इन चट्टानों का निर्माण करता है। अब अवसादी चट्टानें अगर विशेषताएं अगर इनकी देखें तो मुख्य रूप से ये चट्टानें जो होती है ये यानी कोमल चट्टानें होती हैं या मुलायम चट्टानें होती हैं। जिस प्रकार से जो चूने की चट्टानें हैं, या अपने ये माने जो कोमल चट्टानों के रूप में, मृदु चट्टानों के रूप में अगर उनको देखें, जिस प्रकार सैलकड़ी है, चौक का जो निर्माण है, तो ये चट्टानें जो होती हैं ये चट्टानें अधिकतर यानी कि मुलायम किस्म की होती हैं, या इनमें जो है संधियां या जोड़ पाए जाते हैं, या संधियां और जोड़ पाए जाने के कारण जो है इनमें विघटन एवं वियोजन जो है रासायनिक क्रिया द्वारा सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, ये चट्टानें जो है अधिकतर यानी कि इन चट्टानों का निर्माण जो होता है विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के कारण भी होता है। विभिन्न प्रकार के जीवाश्म या पेड़ पौधे की पत्तियां या इनके द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। इस कारण इन चट्टानों में जो है अधिकतर खनिज तेल की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। अब अवसादी चट्टानें जो होती हैं अवसाद से निर्मित होने के कारण, या अपने ये माने कि इनमें जो है एक परत के ऊपर दूसरी तीसरी इस प्रकार से परतें पाई जाती हैं। परतें पाई जाने के कारण जो इनको तोड़ना या इनका विघटन करना आसान होता है। इन पर जो है अधिकतर रासायनिक या भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, ये सारी क्रिया इन पर सबसे ज्यादा होती है। तीसरे प्रकार की हमने पढ़ी थी जो चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। भाई रूपांतरित चट्टानें जो है रूपांतरण के कारण बनती है। किनके रूपांतरण? आग्नेय और अवसादी चट्टानों के। तो मूल चट्टानें आग्नेय और अवसादी होगी और उनमें रूपांतरण हो गया। रूपांतरण किस कारण से हुआ? जैसे हमने पढ़ा था ताप के द्वारा या दाब के द्वारा या जल के कारण इनमें रूपांतरण पाया जाता है। अब रूपांतरण के प्रकार भी हमने पढ़े थे कि जिस प्रकार से तापीय जैसे स्पर्शीय रूपांतरण है, तो उसके कारण जो है जैसे इनके ज्वालामुखी क्रिया जो है उन चट्टानीय चूने की चट्टानों के भाग से होकर निकलते हैं, तो उसके कारण जो है ज्वालामुखी नली का जो गर्म पदार्थ है, ये लावा पदार्थ है, उससे आसपास की जो चट्टानें हैं, चूने की चट्टानें, वो परिवर्तित होकर संगमरमर का निर्माण कर देती हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य चट्टानें जो है नीच चट्टानें हैं, शिष्ट चट्टानें हैं, या अपने ये माने कि जो स्लेट चट्टानें हैं, इन चट्टानों का जो है रूप परिवर्तन होता है। इनके ये चट्टानें रूप परिवर्तन द्वारा इनके निर्मित होती हैं। तो चट्टानें मुख्य रूप से हमने पढ़ लिया कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। आज हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, टाइड्स। ज्वार भाटा जिस प्रकार से अपने ये माने कि अपने ज्वार भाटा नाम लेते ही जो अपने मस्तिष्क में एक ही नाम आता है कि ज्वार, यानी कि समुद्री भागों में, महासागरीय भागों में, महासागरीय भागों में, इन भागों में ज्वार की उत्पत्ति होती है। ज्वार, ज्वार से मतलब क्या हुआ कि अपने ये माने कि इनके जो महासागरीय जल है, उस महासागरीय जल में जल के ऊपर उठने की क्रिया जो होती है उसे अपनी ज्वार की क्रिया कहते हैं। और जो इनके नीचे गिरने की जो क्रिया है, ज्वार किसे कहेंगे? ऊपर उठने की, जल की ऊपर उठने की क्रिया। ऊपर उठने की क्रिया किसकी? जल की। जल जब ऊपर उठता है तो उसे अपने जो है ज्वार कहेंगे। और भाटा क्या होगा?
कि कुछ समय पश्चात जो है इनके जल नीचे की तरफ गिरता है, जल नीचे की तरफ गिर जाता है, नीचे की तरफ गिरना, तो उसे अपने भाटा कहेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि ज्वार और भाटा जो है वो महासागरीय जल में, या जो अपने ये माने कि जो जलीय संरचनाएं हैं उन जलीय संरचनाओं में इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। अब जो इस प्रकार की स्थिति अगर देखा जाए तो ये ज्वार भाटा जो है, ये ज्वार भाटा जो है 24 घंटे 52 मिनट में, 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार ज्वार और 2 बार ही भाटा आता है, 2 बार भाटा। कहने का मतलब कि दोनों चीजें जो है 2 बार होती है 24 घंटे 52 मिनट में। अब यानी कि ये प्रक्रिया होती क्यों है, यानी कि किस कारण से होती है, तो अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो चंद्रमा, अपने जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी का उपग्रह है, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह, तो चंद्रमा जो उपग्रह है उस यानी कि किसका उपग्रह, पृथ्वी का। ये चंद्रमा और जब सूर्य यानी कि अपनी आकर्षण शक्ति लगाते हैं, सूर्य की आकर्षण शक्ति, इन दोनों की आकर्षण शक्ति के कारण जो है ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होती है, ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होती है। ज्वारीय स्थिति कहां उत्पन्न होती है, महासागरीय सतह के भागों में, महासागरीय सतह के भागों में। इनकी जो जलीय सतह है उस पर जल जो है यानी कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जो है ऊपर की तरफ उठता है। उसके बाद में जैसे ही ये आकर्षण शक्ति कम होती है तो उसके कारण जलीय भाग जो वापस नीचे की तरफ गिर जाता है, वापस नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे अपने जो है यानी कि भाटा कहते हैं। तो मुख्य कारण कौन सा हो गया इसका, चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण जो है भाटे की स्थिति उत्पन्न, ज्वार भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में अगर अपने देखें तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। और इसका जो व्यास अगर देखा जाए तो लगभग 3476 किलोमीटर जो है इसका व्यास है। अब यानी कि देखा जाए तो ये चंद्रमा जो है, यानी कि हम मानते हैं कि उपग्रह है ये, तो ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का, इनकी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का जो है चक्कर लगाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि भी चंद्रमा जो है इसका उपग्रह है तो ये इसका चक्कर लगाएगा। इस प्रकार से ये जो है इसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चंद्रमा जो है इसका चक्कर लगाता है। तो कहने का मतलब यानी कि ये अंडाकार, यानी कि सभी जो ग्रह और उपग्रह हैं वो अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो ये जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा की स्थिति जो है, यानी कि जिस प्रकार से चंद्रमा जो है, अब हम ये भी मानते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर भी घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य की चारों ओर भी चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी जो है, अपने ये माने कि जिस प्रकार से यहाँ अपने दर्शाए इसको, तो पृथ्वी जो है यानी कि सूर्य की चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य की चारों ओर। जिस प्रकार से मान लो ये सूर्य है, क्योंकि सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए पृथ्वी भी जो है एक ग्रह, वो भी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये भी जो है एक अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाती है, अंडाकार कक्ष में, और साथ साथ जो है अपनी धुरी पर भी, इनके अपनी धुरी पर भी घूर्णन करती है। कहने का मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपनी धुरी पर ये घूर्णन करती है। तो दो गतियां हैं पृथ्वी की, एक तो परिक्रमण और एक घूर्णन। अब घूर्णन जो है ये लगभग 24 घंटे में जो है एक घूर्णन अपना पूरा कर लेती है, और परिक्रमण जो है 365 सही 1/4 दिन में ये जो है परिक्रमण कर लेती है। अब ये तो होगी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी भी घूमती है किस दिशा से किस दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी प्रकार से चंद्रमा भी जो है, यानी कि चंद्रमा की गति भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, जिसे यानी कि परिक्रमण गति कहते हैं चंद्रमा की। किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर।
दूसरा, चंद्रमा जो है अपनी ही धुरी पर, इनके जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूर्णन करती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी जो है अपनी धुरी पर घूर्णन करता है। इनके कहने का मतलब दो गतियां जो है, चंद्रमा की भी दो गतियां हैं, पृथ्वी की भी दो गति है। अब चंद्रमा की जो गति है, वो गति अगर इनका यानी कि काल देखा जाए, इसका घूर्णन गति का जो काल देखा जाए, अगर अपने ये माने, इनकी अपनी अक्ष पर घूर्णन जो है लगभग 27.5 दिन में जो है ये यानी अपना एक चक्र पूरा करता है। 27.5 दिन इसको जो है यानी एक चक्र पूरा करने में लगता है, जिसे यानी साइडेरियल मंथ कहा जाता है। साइडेरियल मंथ, जिसे अपने जो है साइडेरियल मंथ कहेंगे, साइडेरियल महीना कहेंगे, या साइडेरियल मंथ इसे जो है अपने कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, इनके घूर्णन या परिक्रमण करता है। तो ये जो इनके परिक्रमण जो है, ये परिक्रमण ये करता है, परिक्रमण गति इसकी, परिक्रमण काल इसका आपने कहे तो ये 29.5 दिन, 29 सही 1/2 दिन में ये एक चक्र पूरा करता है। तो इस प्रकार से यानी इसके जो परिक्रमण काल है और जो घूर्णन काल है, इसमें लगभग 2 दिन का अंतर आता है। जो साइडेरियल मंथ होता है, जो साइडेरियल मंथ होता है उसे अपने चंद्रमाह भी कहते हैं। चंद्रमाह, जिसे चंद्रमाह भी कहा जाता है। चंद्रमाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के आधार पर यानी कि चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, उन कलाओं के आधार पर अपने देखते हैं कि भी यानी कि जिस प्रकार से चंद्रमा जो है, एक तो पूर्ण चंद्रमा होता है, एक नवीन चंद्रमा होता है। यानी पूर्ण चंद्रमा जिसे अपनी पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा जो है यानी कि पूर्ण चंद्रमा के रूप में माना जाता है, और अमावस्या के दिन जो है इसे नवीन चंद्रमा के रूप में अपने देखते हैं। तो चंद्रमा की जो स्थितियां हैं, वो चंद्रमा की स्थिति यानी कि उसे जिस प्रकार से परिक्रमण काल जो करता है चंद्रमा, या आपने ये माने कि 2 प्रकार की गतियां करता है, तो घूर्णन गति और एक जो है परिक्रमण गति। अब घूर्णन गति जो है चंद्रमा अपनी ही अक्ष पर जो है घूर्णन करता है, जिसे जो है अपने यानी साइडेरियल मंथ कहा जाता है, या जिसे अपने चंद्रमाह कहेंगे। चंद्रमाह के द्वारा जो है महीने का निर्माण होता है, महीना निर्माण होता है। जिस प्रकार से अपने कहते हैं ना कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष में जो है इनकी चंद्रमा जो है जिस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता है, और कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे जो है कम होती जाती है, और कृष्ण शुक्ल पक्ष में उसकी बढ़ती जाती है। और जो यानी पूर्णिमा के दिन जो पूर्णिमा की जो स्थिति होती है, उस पूर्णिमा की स्थिति को जो है पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देता है, पूर्ण चंद्रमा जिसे अपने कहते हैं। तो ये स्थितियां जो है इनकी साइडेरियल मंथ कहलाता है। दूसरा, जब ये इनके परिक्रमण करता है तो 29.5 दिन में ये परिक्रमण करता है, और 29.5 दिन में परिक्रमण करने के कारण यानी जिस प्रकार से ये 29.5 दिन में परिक्रमण करता है, तो उसके कारण जो है इसमें जो है सिनोडिक महीना बनाता है। सिनोडिक, जिसे अपने सिनोडिक महीना कहेंगे, सिनोडिक महीना। अब जो चंद्रमा है यानी चंद्रमा जो है, चंद्रमा है या पृथ्वी है या सूर्य है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, ये सारे जो ग्रह हैं ये अंडाकार कक्ष में इनके चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब ये सारे ग्रह जो है अंडाकार कक्ष में, या इनकी जो कक्षा है वो अंडाकार है। कहने का मतलब कि इनमें जो इनकी गति जो होगी, ये इनकी अपने ये माने कि प्रत्येक की अपनी एक कक्षा होती है। एक कक्षा के अनुसार जिस प्रकार से अपने ये माने कि भी ये सूर्य है, अगर देखा जाए तो मान लो ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर यानी कि इस सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है इस प्रकार से यानी कि एक अंडाकार कक्ष में जो है चक्कर लगाते हैं। अब जो है यानी कि मान लो पृथ्वी है, चंद्रमा है या अन्य कोई ग्रह है, तो ये सारे जो है इनके एक अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो प्रत्येक की अपनी कक्षा होती है, और प्रत्येक ग्रह जो है इनकी सूर्य के समीपस्थ और दूरस्थ स्थिति में होता है, जिसे अपने पेरिजी और अपोजी कहा जाता है। अब जो चंद्रमा जो है, अगर चंद्रमा का देखा जाए तो चंद्रमा की औसत दूरी जो है पृथ्वी से अगर देखा जाए तो लगभग 3,84,000 जो है 402 किलोमीटर की जो है दूरी जो है चंद्रमा की है। अब इसमें भी इसकी 2 स्थितियां होती है। एक तो जिस प्रकार से अपने ये माने समकोणिक स्थिति,
और एक जो है सीध की स्थिति, जिसे एकाभिमुख स्थिति कहते हैं। यानी दो स्थितियां दूसरी अगर माने तो विपरीताभिमुख स्थिति और एक है एकाभिमुख। एकाभिमुख स्थिति में जो है यानी सूर्य चंद्रमा जिस प्रकार से अपने अगर माने तो एकाभिमुख स्थिति जो होगी जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, यानी सूर्य चंद्रमा और जो पृथ्वी है वो एक ही सीध में होगी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। अब यानी कि ये जो स्थितियां हैं, अगर इन स्थितियों को यानी कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो है अगर देखा जाए तो क्योंकि जो सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों जो है विपरीत स्थिति में है, जिसे अपने विपरीताभिमुख स्थिति कहते हैं। कहने का मतलब इस समय जो है यानी कि दोनों का जो आकर्षण बल है कम लगता है और यहाँ पर कम लगने के कारण जो लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर यही स्थिति चेंज होती है या आपने ये मानी कि यही स्थिति जब अगर चेंज होगी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है यानी कि अगर देखा जाए तो मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है और यहाँ पर जब पृथ्वी की स्थिति होती है या यानी कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, अब इन तीनों में जो है यानी कि दोनों का जो आकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का सबसे ज्यादा लगता है, जिसे अपने दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। अब दीर्घ ज्वार कब आता है? जब इनके समीपस्थ स्थिति में होते हैं, समीपस्थ स्थिति और दूसरी दूरस्थ स्थिति। अब समीपस्थ स्थिति में जो है इसकी जो दूरी होती है ये लगभग अगर देखा जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है वो दूरी लगभग 3,56,658 किलोमीटर होती है। और दूरस्थ स्थिति अगर देखी जाए इसकी तो दूरस्थ स्थिति जो है 4,07,123 किलोमीटर की स्थिति होती है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है इनके पेरिजी और अपोजी जो है स्थितियां कहलाती है। इन स्थितियों के कारण भी जो है इनके लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब जो चंद्रमा है और जो सूर्य है जब यानी कि कब एक सीध में आते हैं, अब ये प्रश्न अगर अपने देखें कि कब एक सीध में आएंगे, तो ये चंद्रमा और सूर्य जो है जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूर्णिमा के दिन जो है यानी कि इनमें जो है पूर्णिमा के दिन जो है इनके तीनों ही जो है एक सीध में आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है सूर्य और चंद्रमा जो है इनके तीनों एक सीध में होते हैं, उस समय जो है दीर्घ ज्वार बनता है। यह सबसे देखा जाए तो ऊंचा ज्वार इसके द्वारा बनता है। और जब यानी कि ये समकोणिक स्थिति में होते हैं, कहने का मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर जो है चंद्रमा है, यहाँ सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, इनके इस प्रकार से एक समकोणिक स्थिति जब इनकी होती है, इनके समकोण ये जब बनाते हैं इस प्रकार से, मान लो कि यहाँ सूर्य, यहाँ चंद्रमा, यहाँ पृथ्वी है, तो इस स्थिति में जो है लघु ज्वार की स्थिति बनती है। लघु ज्वार की स्थिति बनती है। अब जो दीर्घ ज्वार जो होते हैं वो अगर देखा जाए तो सामान्य ज्वार से लगभग 20% अधिक होते हैं या उनमें जो है 20% अधिक ऊंचाई उनकी होती है। दूसरा अगर लघु ज्वार देखा जाए तो लघु ज्वार जो है अधिकतर 20% सामान्य ज्वार से अधिकतर 20% कम होते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए अपने कि भी जैसे अपने ये माने कि भी ये जो स्थितियां हैं ये कब कब बनती है दीर्घ ज्वार की, तो हमने पढ़ ली कि भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो है तीनों ही एक सीध में होते हैं। इस कारण जो है सबसे ज्यादा जो है ये आकर्षण बल इनका लगता है, पृथ्वी के जो महासागर है उन पर सबसे ज्यादा आकर्षण बल लगता है। इस कारण जो है दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अगर और लघु ज्वार की स्थिति कब बनती है? जब शुक्ल पक्ष की, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी का दिन होता है, अष्टमी का दिन होता है तो उस समय जो है लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कि दो स्थितियां जब यानी कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की बनती है कि भी एक तो यानी कि अपने ये माने एकाभिमुख स्थिति और एक दूसरी है विपरीताभिमुख स्थिति। तो ये स्थितियां जो होती हैं इन स्थितियों के कारण ज्वार भी जो है कम या अधिक पाया जाता है। अब जो ये ज्वारीय स्थिति है, अब ये ज्वारीय स्थिति जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो खुले जो सागर है, इनके जो सागरीय भाग खुले भाग है
उन खुले सागरीय भाग में जो है इनकी जो स्थिति होती है, अगर देखा जाए तो 0.3 मीटर से 0.6 मीटर की ऊंचाई तक जो है खुले सागरों में इनकी ऊंचाई होती है। और जो संकरी सागर होते हैं या जो इनके जिनमें संकरी अवस्था होती है, संकरी स्थिति होती है, वहां पर इनकी स्थिति जो है 20 मीटर से भी अधिक ऊंचाई लिए हुए होती है। तो ज्वार भाटा अगर देखा जाए मुख्य रूप से, तो ज्वार भाटा मुख्य रूप से इनके कब आता है, कब आने का मतलब कि जब इनके सूर्य चंद्रमा, यानी क्योंकि हम ये मानते हैं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जो है ये सारे जो है अंडाकार कक्ष में जो है इस प्रकार से यानी सूर्य के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाते हैं। और जब इनकी स्थिति यानी अगर देखा जाए तो जब इनकी स्थिति जो है अगर अपने देखें कि भी एक सीध में होती है, यानी जिस प्रकार से अगर देखा जाए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसमें जो है दीर्घ ज्वार बनता है। और इसी प्रकार से अगर इनकी समकोणिक स्थितियां होती हैं तो उन समकोणिक स्थितियों में जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है तो इस प्रकार की स्थिति में जो है लघु ज्वार की स्थिति बनती है। तो दीर्घ और लघु ज्वार जो है इन्हीं तिथियों को निर्मित होते हैं। अब जो ज्वारीय भाग है, इनके ज्वारीय भाग अगर देखा जाए तो ज्वारीय भाग अधिकतर जो है इनके खुले सागरों में जो है कम होता है ऊंचाई, और उनकी जो है संकरे जो सागर होते हैं या जिनमें जो है स्थिति संकरी होती है, उन संकरी स्थिति में जो है इनकी जो इनके देखा जाए तो ज्वारीय भाग जो है ऊंचाई लिए हुए होते हैं। तो अब अपने जो है इनके बारे में हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से इनके कारण क्या है, कौन कौन से तिथि को जो है ये अधिक आते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है इस प्रकार की स्थिति जो है लगभग अगर देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जो है ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होती है। अब अगर अपने ज्वार के लाभ के बारे में पढ़े, ज्वारीय लाभ जो है तो जब ज्वार भाटा आते हैं तो उसके कारण अनेक लाभ भी होते हैं। लाभ से मतलब कि जिस प्रकार से अगर ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके कारण जो जलयान जो होते हैं वो यानी कि महासागरों में अंदर तक चले जाते हैं। कई कई सागरों में तो ये 300 किलोमीटर तक के अंदर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब, और जैसे ही भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां से जो है जलयान जो है वापस किनारे तक आ जाते हैं। तो इनसे जो है व्यापार में जो है इनकी वृद्धि होती है या इनसे जो है व्यापार में अपने देखें तो फायदा होता है। तो इसी प्रकार से अगर कई बार क्या होता है कि ज्वारीय जब ज्वार उत्पन्न होता है और जब सीधा भाटा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जो निकटवर्ती तटीय क्षेत्र है वहां पर इनके नीचे से कुछ खनिज पदार्थ भी बाहर आ जाते हैं, और उन खनिज पदार्थों का जो उपयोग जो है तटीय निवासी जो कर अपनी जो है आर्थिक संपदा या आर्थिक जो है अपना संबल लेते हैं या इनकी आर्थिक क्रिया अपनी उन खनिज पदार्थों से करते हैं। तो इस प्रकार से इनके ज्वार भाटा के लाभ भी होते हैं। या इनके दूसरा अगर देखें तो ज्वार के कारण यानी जब ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होती है और जब भाटा उत्पन्न होता है तो भाटे के कारण जल जैसे ही नीचे गिरता है तो उस जल के नीचे टरबाइन लगाकर जो है उससे जो है विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है, जिसे अपनी ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अनेक ऐसे क्षेत्रों में जो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। तो कहने का मतलब जो एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उसे अपने मान सकते हैं कि भी इस प्रकार से जो है आने वाले समय में जो है ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अब अगर इसके नुकसान के बारे में भी अगर अपने देखें तो नुकसान भी होते हैं इसके। जिस प्रकार से अगर यानी कोई भी जलयान जो होता है अगर इस ज्वार के सीन में आ जाता है तो उससे वो जलयान नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर कई बार क्या होता है कि जब ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है तो यानी कि जो ज्वार के साथ जो कुछ मिट्टी भी जो आ जाती है, यानी कि मिट्टी जो है गाद जो मलबा पदार्थ है वो भी आ जाता है, और वो मलबा पदार्थ वापस समुद्र में नहीं जा पाता है और वो किनारों पर या तटीय भागों पर जो है जमा हो जाता है, जिसके कारण जो पोर्ट जो होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, वो उनमें जो है संचालन करने में जो है कठिनाई आती है। तो इस प्रकार से इस ज्वार के अनेक फायदे और नुकसान भी होते हैं। तो कहने का मतलब जो है ज्वारीय स्थिति जो होती है, ज्वारीय स्थिति अगर देखा जाए तो ज्वारीय स्थिति मुख्य रूप से अगर देखें अपने तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होती है। अब एक और प्रश्न अगर अपने देखें तो भी जो यानी सूर्य का जो चंद्रमा है, चंद्रमा का अगर देखा जाए तो लगभग अपने को जो है 59% भाग दिखाई देता है। कितना? 59% भाग ही दिखाई देता है। बाकी क्यों? इससे यही कारण है कि इसका यानी अपने को सामने वाला पृष्ठीय भाग अपने को दिखाई देता है। और ये जो है यानी जो चंद्रमा जो है अगर देखा जाए तो इसका 41% भाग जो है अपने को दिखाई नहीं देता है। तो कहने का मतलब कि चंद्रमा जो है वो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर जो है अंडाकार कक्ष में चक्कर लगाता है, और जब इनकी स्थिति जो है इनके एक सीध में होती है तो इसे जो है
यानी कि एकाभिमुख स्थिति कहते हैं। और एकाभिमुख स्थिति में जो है जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है सबसे ज्यादा लगता है, इस कारण जो है दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब यानी कि समकोणिक स्थिति में ये होते हैं, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो है ये यानी कि अपने ये माने कि समकोणिक स्थिति में होने के कारण इन पर जो है आकर्षण बल कम लगता है। आकर्षण बल कम लगने के कारण महासागरों पर जो है लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।